कहानी की शुरुआत मिन से होती है, जो हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। उसकी स्कूल लाइफ किसी बुरे सपने से कम नहीं है। स्कूल जाते वक्त वो अक्सर सोचता है कि काश उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो कोमा में चला जाए, फिर ग्रेजुएशन के बाद ही उसकी आंख खुले। जब वो स्कूल पहुंचता है तब हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी इतनी खराब क्यों है। उसकी क्लास का स्टूडेंट सुख स्कूल की छत पर खड़ा है और फिर अचानक नीचे कूद जाता है। ये देखकर मिन को याद आता है कि बात यहाँ तक कैसे पहुंची थी। कुछ समय पहले स्कूल के बुलीज ने सुख को आउटकास्ट स्टिक थमा दी थी। जिसके हाथ में ये स्टिक होती वो पूरे स्कूल का ऑफिशियल आउटकास्ट बन जाता। मतलब ऐसा इंसान जिसे हर कोई नीचा दिखाए, मजाक उड़ाए और बेइज्जत करे। मिन भी लंबे समय से उन्हीं बुलीज का शिकार था, इसलिए उसमें उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। अंदर ही अंदर उसे राहत मिली थी कि अब किसी और को उनका टारगेट बनाया जा रहा था। फिर हमें पता चलता है कि बुलीज ने सुख को अपना टारगेट क्यों बनाया। एक दिन क्लास में हियोन, जो पूरी क्लास का सबसे प्रभावशाली स्टूडेंट था, टीचर के पढ़ाने के दौरान मोबाइल पर उसी लेसन की वीडियो देख रहा था। टीचर ने सिर्फ कर्टेसी के तौर पर उसे कहा कि क्लास में ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि वो पढ़ा रही हैं। लेकिन हियोन ने बदतमीजी से जवाब दिया कि उनकी पढ़ाई बेकार है और फिर सबके सामने उनका अपमान करने लगा। उसी समय सुख का सब्र टूट गया। उसने उठकर हियोन के मुंह पर मुक्का मार दिया और कहा कि अब बहुत हो चुका है, बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उस दिन के बाद बुलीज ने सुख को अपना नया शिकार बना लिया। मिन ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उसने टीचर्स से शिकायत करने की कोशिश की, मगर तब उसे पता चला कि टीचर्स खुद डरे हुए हैं। 2 साल पहले एक दूसरे स्कूल में एक टीचर की हत्या उसके ही स्टूडेंट ने कर दी थी। तभी मिन को एहसास हुआ कि न स्कूल उसकी मदद करेगा और न कोई दूसरा इंसान। उसकी तरह सुख को भी ये सच्चाई समझ आ गई थी और शायद इसी वजह से उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सुख की मौत के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई। पहली बार मिन के दिल में उम्मीद जगी कि शायद अब उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसकी ये उम्मीद भी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और सच में ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद केस बंद कर दिया गया और मिन को फिर से उसी आउटकास्ट वाली जिंदगी में धकेल दिया गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने सुख की तरह अपनी जान देने का फैसला किया, लेकिन आखिरी पल में वो ऐसा नहीं कर पाया। बाद में जब वो वापस क्लास की तरफ जा रहा था तब एक बुली बिना किसी वजह के उसे पीटने लगा। हमेशा की तरह कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी अचानक एक आदमी वहां पहुंचा और उसने उस बुली को जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। पूरा स्कूल हैरान रह गया। बुली गुस्से में उठकर उस आदमी पर हमला करने दौड़ा, लेकिन उस आदमी ने उसे और बुरी तरह पीट दिया। फिर उसने कहा, थोड़ा रिस्पेक्ट करना सीखो बच्चे, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। हान और उसके गैंग ने गुस्से में पूछा, तुम आखिर हो कौन? उस आदमी ने शांत होकर जवाब दिया, मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ। ये सुनते ही हान बोला, टीचर्स को स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। फिर उसने सबको घटना की वीडियो बनाने का आदेश दिया। तभी एक और बुली हंसते हुए बोला, अब कैमरे चालू हैं, देखते हैं अब कैसे मारते हो। आदमी ने बिना घबराए जवाब दिया, तुमने खुद कहा था। और अगले ही पल उसने कैमरों के सामने ही उसे दोबारा पीट दिया। ये देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। मामला इतना बढ़ गया कि प्रिंसिपल भी वहां पहुंच गया। तब उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन का इंस्पेक्टर है। ये सरकार द्वारा बनाई गई एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम उन स्टूडेंट्स से निपटना था जिन्हें अपने क्लासमेट्स की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उन स्कूलों से भी जो ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करते थे। प्रिंसिपल ने कहा, स्टूडेंट्स को मारने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, हमारे डिपार्टमेंट में जब बातों से काम नहीं चलता तब सख्ती करने की परमिशन है। इसके बाद प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस ले गया और समझाने लगा कि उसके तरीके यहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि इस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स बहुत पावरफुल फैमिली से आते हैं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। फिर उसने बताया कि वो सुख की क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना चाहता है, यानी वही क्लास जिसमें स्कूल के सबसे प्रभावशाली स्टूडेंट्स पढ़ते थे। स्कूल वालों ने उसे हियोन के बारे में वार्निंग दी। उन्होंने बताया कि हियोन का पिता देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा नेता है। ये सुनकर इंस्पेक्टर बस मुस्कुराया और बोला, तो फिर वो मेरा सबसे पसंदीदा स्टूडेंट बनेगा। जब इंस्पेक्टर पहली बार उस क्लास में दाखिल हुआ तब पुलिस को तुरंत एहसास हो गया कि अब उनके लिए मुश्किलें शुरू होने वाली हैं। उसने अटेंडेंस लेना शुरू किया। फिर जब सुख का नाम आया तो वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उसने पूरी क्लास की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम में से किसी को पता है कि सुख ने अपनी जान क्यों दी थी? तभी एक स्टूडेंट हंसते हुए बोला, वो पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पाया था, फेल होने वाला था, इसलिए बेवकूफी में खुद को मार लिया। इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूरी क्लास के सामने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारा क्लासमेट मर गया, फिर भी तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? जब उसने देखा कि बाकी स्टूडेंट्स भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं तो उसने सबको पुशअप्स लगाने का आदेश दिया। हान ने तुरंत सबको बैठे रहने के लिए कहा। इंस्पेक्टर ने दोबारा आदेश दिया, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। तब हान मुस्कुराते हुए बोला, लगता है ये लोग तुमसे ज्यादा मुझसे डरते हैं। अगले ही पल इंस्पेक्टर ने हियोन का सिर पकड़कर उसकी डेस्क पर दे मारा। फिर बोला, चलो अब अपनी बहादुरी दिखाओ, पुशअप्स लगाना शुरू करो। डर के मारे हान ने तुरंत पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से उसका पीछा करने लगे। लंच टाइम में हियोन ने फिर से दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करना शुरू कर दिया और लाइन तोड़कर आगे घुस गया। इंस्पेक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम हर काम में इतने ही घटिया हो? खाना चाहिए तो लाइन के पीछे जाओ। लेकिन हियोन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने जबरदस्ती खाना लिया और फिर उसे फेंक दिया। ये देखकर इंस्पेक्टर ने उसे लात मार दी और कहा, सॉरी बच्चे,
खाने की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इसके बाद उसने हियोन को सारी गंदगी साफ करने का आदेश दिया। दिन खत्म होते होते हान गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपना सारा गुस्सा बेचारे मिन पर निकाला और घर चला गया, जबकि उसके दोस्त पीछे सफाई करते रह गए। लेकिन इसके बाद उससे भी बड़ा झटका लगने वाला था। इंस्पेक्टर सीधे हियोन के घर पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात हियोन के पिता रियू से हुई। इंस्पेक्टर ने बिना किसी डर के कहा, मैं आपके बेटे को ले जा रहा हूँ। आपने इसकी परवरिश ठीक से नहीं की, इसलिए अब ये अपने दोस्तों का काम पूरा करने में मदद करेगा। रियू उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने इंस्पेक्टर को चेतावनी दी कि उसके मामलों में दखल देना बंद करे, लेकिन इंस्पेक्टर ने सिर्फ इतना कहा, मुझे मजबूर करके देख लो। इतना कहकर वो हियोन का कान पकड़कर उसे अपने साथ ले गया और बाथरूम साफ करवाने लगा। इंस्पेक्टर को फंसाने के लिए हियोन ने खुद ही अपना सिर किसी चीज से टकरा लिया और फिर अपने पिता को फोन कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर ने बिल्कुल परवाह नहीं की। वो बोला, तुम्हारे बेवकूफ बेटे ने खुद को चोट पहुंचाई है, इसमें मेरी क्या गलती है। उधर स्कूल में हान हमेशा की तरह मिन को परेशान करता रहा। जब इंस्पेक्टर को इसके बारे में पता चला तो उसने मिन से कहा, अगर तुम खुद का बचाव नहीं कर सकते तो भाग जाना भी गलत नहीं है। इसके बाद उसने मिन को हर दिन दौड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दोनों साथ में डिनर करने गए। इंस्पेक्टर ने सुझाव दिया कि उसे अपने माता पिता को सब कुछ बता देना चाहिए। तब मिन ने बताया कि उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर माता पिता नहीं सुन सकते तो किसी भरोसेमंद बड़े इंसान पर भरोसा करो। पहली बार मिन को लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। वहीं दूसरी तरफ रियू, जो हियोन का पिता था, सीधे शिक्षा मंत्री के पास पहुंचा। उसने चेतावनी दी कि वो और बाकी प्रभावशाली माता पिता चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही उसने मांग की कि ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन को बंद कर दिया जाए। इसके बाद वो अपनी चुनावी मुहिम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। चारों तरफ रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया था। सब उसके रिश्वतखोरी के मामलों और औरतों के साथ उसके अफेयर्स के बारे में सवाल पूछ रहे थे। बचने के लिए वो जल्दी से एक हॉल के अंदर घुस गया, लेकिन अंदर उसका इंतजार खुद शिक्षा मंत्री कर रहे थे। मंत्री ने बताया कि ये सब उन्होंने ही करवाया है। रियू ने गुस्से में पूछा, आखिर क्यों? मंत्री ने जवाब दिया, मैंने इस विभाग को बनाने के लिए 2 साल लगाए हैं। जो भी इसके रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। रियू बोला, मुझसे भी ज्यादा भ्रष्ट नेता इस देश में मौजूद हैं। मंत्री मुस्कुराए और बोले, तुम असली निशाना नहीं हो, तुम्हारा बेटा है। फिर उन्होंने कहा, जब तुम गिरोगे तो तुम्हारा बेटा भी साथ गिरेगा। कुछ ही समय बाद रियू को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब हियोन खुद बुलिंग का शिकार बन गया था। स्टूडेंट्स ने उसे आउटकास्ट स्टिक थमा दी। लगातार अपमान और तानों से तंग आकर हियोन पूरी तरह टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि वो सबको जिंदा जला देगा। जब इंस्पेक्टर वहां पहुंचा तब हियोन उसके सामने खड़ा सिगरेट पी रहा था। चारों तरफ पहले से पेट्रोल फैला हुआ था। हियोन घबरा गया और इंस्पेक्टर से लाइटर बुझाने की भीख मांगने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे और ज्यादा डरा दिया। उसने लाइटर उसकी तरफ फेंक दिया। आग की लपटें उठते ही हान जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगा। वो रोते हुए दया की भीख मांग रहा था। तभी इंस्पेक्टर ने आग बुझा दी। फिर उसने हियोन की तरफ देखते हुए कहा, जब मौत सामने खड़ी होती है तो हर इंसान डरता है। उसने याद दिलाया कि सुख भी मौत से बहुत डरा हुआ था, लेकिन हियोन और उसके दोस्तों ने बुलिंग करके उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी थी कि उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। अब चाहे हियोन कितनी भी माफी मांग ले या कितना भी पछतावा कर ले, सुख कभी वापस नहीं आएगा। उसे ये अपराध बोध पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर जीना पड़ेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में सुख के साथ क्या हुआ था। जब हियोन उसे परेशान करता था तब सुख बाकी लोगों की तरह चुप नहीं रहता था। सुख ने अपने पिता को स्कूल बुलाया और प्रिंसिपल के सामने पूरी बात बता दी, लेकिन हियोन के पिता के प्रभाव की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा स्कूल वालों ने सुख के पिता को सलाह दी कि वो अपने बेटे का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवा दें। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके पिता की नौकरी भी छिनवा दी। मजबूर होकर सुख ने हियोन से अपने पिता को छोड़ देने की विनती की। उसने कहा कि वो जो कहेगा वो वही करेगा, लेकिन हियोन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बहुत आसान है, जाकर खुद को मार लो। और दुख की बात यह है कि सुख ने सच में वही कर दिया। अब आखिरकार हान टूट जाता है और रोने लगता है। उसे सच में पछतावा हो रहा है या वो सिर्फ डर गया है, ये कहना मुश्किल है। कुछ समय बाद सुख का केस दोबारा खोला जाता है और फिर हान समेत बाकी सभी पुलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार उन्हें अपने किए की सजा मिलने वाली थी। इसके बाद इंस्पेक्टर एक लड़की की कब्र पर जाता है जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। वहाँ शिक्षा मंत्री भी मौजूद होते हैं। दोनों आज तक उसकी मौत का दुख नहीं भुला पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे जनता का गुस्सा ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन के खिलाफ बढ़ने लगता है। कई लोगों का कहना था कि किसी भी सरकारी विभाग को स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। रिपोर्टर्स भी मंत्री पर सवालों की बौछार कर देते हैं। वो पूछते हैं, इस सब में ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं? ये सुनकर मंत्री गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं? हर दिन बुलिंग की वजह से स्टूडेंट्स मर रहे हैं, टीचर्स डरे हुए हैं। कई स्टूडेंट्स सिर्फ अटेंडेंस लगाने स्कूल आते हैं और फिर प्राइवेट एकेडमीज चले जाते हैं। मैं ट्यूटरिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को सुरक्षित माहौल मिले। अगर उसके लिए सख्ती करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। फिर वो आगे कहते हैं, आज के स्टूडेंट्स पहले जैसे नहीं रहे, कुछ तो गैंग से जुड़े हुए हैं। जो भी शिक्षा के रास्ते में आएगा उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। जल्द ही पता चलता है कि गैंग्स वाली बात बिल्कुल सच थी। कुछ समय बाद हमारी मुलाकात एक नए स्टूडेंट से होती है जिसका नाम बॉन्ड है। वो एक टेक्निकल स्कूल में ट्रांसफर होकर आता है। स्कूल को देखकर ऐसा
लगता है जैसे कोई पुरानी छोड़ी हुई बिल्डिंग हो, न कि पढ़ाई की जगह। काफी देर बाद उसे एक स्टूडेंट दिखाई देता है, लेकिन वो लड़का उसे देखते ही हमला करने दौड़ पड़ता है। डर के मारे बॉन उसे पैसे ऑफर कर देता है ताकि वो उसकी रक्षा करे। ये देखकर वो स्टूडेंट थोड़ा तरस खाता है और उसे चेतावनी देता है, ये स्कूल बाकी स्कूलों जैसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर बॉन और ज्यादा डर जाता है। जब वो क्लास में जाकर अपना परिचय देता है तब उसे लगता है जैसे वो किसी गैंग के अड्डे में आ गया हो। क्लास का लगभग हर स्टूडेंट किसी गैंग मेंबर जैसा दिख रहा था। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन किताब खोलने से पहले ही बाकी स्टूडेंट्स उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स टीचर से कहते हैं कि वो अपनी किताबें लाना भूल गए हैं। ये सुनकर टीचर पूरी तरह उम्मीद हार देता है और क्लास छोड़कर चला जाता है। टीचर के जाते ही स्टूडेंट्स हथियार निकाल लेते हैं और एक दूसरे की नकल करते हुए हंगामा शुरू कर देते हैं। फिर वो सब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। वहाँ एक स्टूडेंट चाहता था कि डिजाइन डिपार्टमेंट का कोई लड़का उसकी छाती पर टैटू का डिजाइन बना दे। इसी दौरान पहला डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भिड़ जाता है। दोनों तरफ के स्टूडेंट्स एक दूसरे को बेरहमी से पीटने लगते हैं। बेचारा बॉन समझ ही नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। तभी उसका सबसे शांत क्लासमेट जो उसे पूरी बात समझाता है। वो बताता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और ये सब सिर्फ अपने लीडर का ध्यान खींचने के लिए होता है। बॉन पूछता है ये लीडर आखिर है कौन। उसी समय प्रिंसिपल इंस्पेक्टर को पूरी स्थिति समझा रहा होता है। वो बताता है कि उस लीडर का नाम हायॉक है। हालांकि वो स्कूल में बहुत कम आता है, लेकिन स्कूल के बाहर वो एक गैंग का हिस्सा है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर महंगे ब्रांड्स, ढेर सारे पैसे, शराब और जंगली पार्टियों की तस्वीरें भरी पड़ी हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स लगातार लड़ते रहते हैं ताकि किसी तरह उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। एक दिन अचानक हियॉक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड को मैसेज भेजता है। उसमें लिखा होता है कि वो उससे मिलना चाहता है। ये खबर मिलते ही सारी लड़ाइयां तुरंत बंद हो जाती हैं, लेकिन ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट का लीडर जलन से भर जाता है। गुस्से में वो अपने ही फॉलोअर्स को पीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो बॉन और जो को भी आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तब जो धीरे से बॉन से कहता है बस नाटक करना। बॉन बिल्कुल वैसा ही करता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जो को हारने वाला घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद वो सबका पर्सनल पंचिंग बैग बन जाता है। बाकी लड़के उसे पीट पीट कर अपनी ताकत नापते हैं, फिर उसी से पूछते हैं कि उनका हमला कितना ताकतवर था। ये बेइज्जती किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, लेकिन जो सब कुछ चुपचाप सहता रहता है। बाद में जब दोनों घर लौट रहे होते हैं तब जो पूरी तरह थक जाता है। बॉन को उस पर तरस आ जाता है। वो उसका बैग उठाता है और उसे घर तक छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर जो उसे अंदर बुलाता है और साथ में रेमन खाने का न्योता देता है। वहीं बॉन पहली बार जो की साधारण जिंदगी को करीब से देखता है। वो अपनी माँ के साथ एक बेहद साधारण घर में रहता था। तभी बॉन को एहसास होता है कि जो सच में पढ़ाई के जरिए अपना भविष्य बनाना चाहता है। अगले दिन बॉन की मुलाकात इंस्पेक्टर से होती है, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर उसे देखता है एक बड़ा राज सामने आता है। असल में बॉन कोई स्टूडेंट नहीं था, वो इंस्पेक्टर के लिए काम करता था। क्योंकि बॉन का चेहरा इतना सीधा साधा था कि कोई भी उसे बुलिंग का शिकार समझ सकता था, इसलिए इंस्पेक्टर ने उसे इस स्कूल में भेजा था। उसके चश्मे में एक छुपा हुआ कैमरा लगा था, जिसके जरिए वो स्कूल की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड कर रहा था। अब इंस्पेक्टर उसे एक और खतरनाक मिशन देता है। उसे सभी स्टूडेंट्स को उकसाना था और उन्हें अपने पीछे दौड़ाना था। बॉन सबको गालियां देता है और फिर भाग जाता है। पूरा स्कूल उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते सब लोग एथलेटिक ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही सभी अंदर आते हैं इंस्पेक्टर वहां पहुंचकर गेट बंद कर देता है। फिर वो अपना परिचय देता है। तभी एक स्टूडेंट उसे पहचान लेता है। वो घमंड से कहते हैं हम कोई आम स्टूडेंट्स नहीं है, हमें बाकी लोगों की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर पूछता है अच्छा ऐसा क्या खास है तुम लोगों में। इतना सुनते ही सारे स्टूडेंट्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद हर कोई जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उस दिन के बाद वो इंस्पेक्टर की बात ऐसे मानने लगे जैसे बुरी तरह पिटे हुए कुत्ते। इसके बाद इंस्पेक्टर एक नया और सख्त टाइम टेबल लागू करता है। उसमें ढेर सारी क्लासेस थीं ताकि स्टूडेंट्स अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर सकें। जब कुछ स्टूडेंट्स ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें फिर से पिटाई खानी पड़ी। फिर इंस्पेक्टर एक टीचर को अंदर लेकर आता है। वो टीचर स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन देखकर हैरान रह जाता है। जब वो पूछता है कि किताबें कहाँ हैं, तो पूरी क्लास में सिर्फ जो के पास किताब होती है। इंस्पेक्टर जो को बोर्ड पर लेसन लिखने का आदेश देता है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को उसे कॉपी करना था। तभी स्टूडेंट्स बहाना बनाते हैं कि उनके पास तो पेन भी नहीं है। इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड की तरफ देखकर कहता है तुम्हारी उंगली तो अभी भी काम कर रही है ना। इसके साथ ही वो साफ कर देता है कि अब किसी का बहाना नहीं चलेगा। वो लड़का अपनी उंगली काटता है और खून से लिखना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वो पेन पकड़ लेता है और लिखना जारी रखता है। बाकी स्टूडेंट्स इधर उधर भागकर पेन मांगते हैं ताकि वो भी लेसन कॉपी कर सकें। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीतते कि सब ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि बोर्ड पूरी तरह साफ हो चुका है। इंस्पेक्टर ने सब कुछ मिटा दिया था। फिर वो कहता है समय खत्म, जिसने भी लिखना पूरा नहीं किया था उसे सजा मिली। ये देखकर ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट का हेड आखिरकार भड़क उठता है। वो चिल्लाकर कहता है ये सब क्या है, ये पढ़ाई हमारे किसी काम की नहीं है। इंस्पेक्टर मुस्कुराता है और कहता है जानते हो इस बार तुम सही हो, चलो लड़कों अब थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। वो सभी को एक कार के पास ले जाता है और कहता है कि उसकी जांच करो, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। तब इंस्पेक्टर दोनों डिपार्टमेंट्स के लीडर्स को पकड़कर कार में फेंक देता है। इसके बाद वो उन्हें एक शानदार ड्राइव पर ले जाता है। उसकी ड्राइविंग स्किल देखकर सभी स्टूडेंट्स प्रभावित
प्रभावित हो जाते हैं। पहली बार उनके मन में इंस्पेक्टर के लिए सम्मान पैदा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उन दोनों लीडर्स ने अब भी कोई सबक नहीं सीखा था। उन्होंने स्कूल से भागने का फैसला किया और हियोक के पास जाकर इंस्पेक्टर की शिकायत करने की सोची। समस्या ये थी कि उन्हें हियोक से संपर्क करना ही नहीं आता था। तभी उन्होंने बॉन की तलाशी ली और उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जिससे हियोक तक पहुंचा जा सकता था, इसलिए वो बॉन को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। आखिरकार उनकी मुलाकात हियोक से हो जाती है। वो इंस्पेक्टर के बारे में सारी शिकायतें उसे बताते हैं। उस रात जब इंस्पेक्टर पूछता है कि वो लोग कहाँ गए थे, तब वो सभी बड़े खुश नजर आते हैं। वो पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब हियोक इस मामले में शामिल हो गया है, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। कुछ देर बाद हियोक अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ पहुँचता है। उसकी एंट्री किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं लग रही थी। सच कहें तो वो किसी स्टूडेंट से ज्यादा एक बड़े गैंगस्टर जैसा दिखता था। वो बिल्कुल नहीं डरता। आते ही वो इंस्पेक्टर पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी इंस्पेक्टर खुलासा करता है कि उसने जानबूझकर चारा छोड़ा था ताकि हियोक खुद उसके सामने आ जाए। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद हियोक सच में इंस्पेक्टर को हरा देगा। वो इंस्पेक्टर को जमीन पर गिराने में भी कामयाब हो जाता है। ये देखकर स्टूडेंट्स को लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। हियोक गर्व से कहता है, देखा, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे बताना, तुम सब मेरी प्रोटेक्शन में हो। स्टूडेंट्स उसका नाम चिल्लाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है। सब लोग रुक जाते हैं क्योंकि नारे लगाने वालों में इंस्पेक्टर भी शामिल था। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। फिर इंस्पेक्टर धीरे धीरे खड़ा होता है। अब वो मजाक करने के मूड में नहीं था। इस बार उसने हियोक पर सच में हमला किया और कुछ ही पलों में हियोक की हालत खराब हो गई। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स डर से कांपने लगे। उधर दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री एक दूसरे राजनेता के साथ मीटिंग में मौजूद थे। दूसरे राजनेता ने इंस्पेक्टर की आलोचना करते हुए कहा कि वो इस पद के लिए सही इंसान नहीं है। आखिर एक पूर्व सैनिक का शिक्षा से क्या लेना देना। इस पर मंत्री ने जवाब दिया, आज के स्टूडेंट्स को देखिए, क्या आपको सच में लगता है कि आम टीचर्स इन्हें संभाल सकते हैं? ये बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, ये राक्षस बन चुके हैं और अगर हमें राक्षसों को काबू करना है तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो राक्षसों से लड़ सकें। उसी समय हियोक ने अपने गैंग को फोन करके मदद मांगी। उसके साथी तुरंत वहां पहुंच गए। हियोक को लगा कि अब वो बच गया, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं। इंस्पेक्टर ने उन सबकी भी बुरी तरह धुनाई कर दी। कुछ ही देर में पूरा गैंग जमीन पर पड़ा था। इसके बाद वो सब इंस्पेक्टर से दया की भीख मांगने लगे और बार बार माफी मांगने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, मुझसे माफी मत मांगो, माफी मांगनी है तो जो से मांगो। शुरुआत में जो ने दिखाने की कोशिश की कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अचानक वो रो पड़ा। असल में जो कुछ उन लोगों ने उसके साथ किया था उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। इंस्पेक्टर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है तो स्कूल छोड़ दो, लेकिन तुम्हें दूसरे स्टूडेंट्स का समय बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे क्लासमेट्स का समय तुम्हारी जागीर नहीं है। कुछ समय बाद मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां उन्होंने कॉन स्कूल में हुए बदलावों और उपलब्धियों के बारे में बताया, साथ ही कई नए नियमों का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी स्टूडेंट को टैटू रखने की अनुमति नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स के टैटू हैं उन्हें हटवाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट किसी गैंग में शामिल होगा उसके साथ वयस्क अपराधी जैसा व्यवहार किया जाएगा। उसे जुवेनाइल लॉ की सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसके अलावा मोटरसाइकिल चलाने और स्मोकिंग पर भी रोक लगा दी गई। इन नियमों का असर बहुत बड़ा था। कॉन स्कूल की हालत तेजी से सुधरने लगी। पहली बार जो अपने क्लासमेट्स के साथ सच में पढ़ाई कर पा रहा था। ये देखकर मंत्री और इंस्पेक्टर दोनों बहुत खुश थे। तभी बॉन वहां पहुंच जाता है। वो शिकायत करने आया था। उसका कहना था कि मिशन के दौरान उसका काफी पैसा खर्च हो गया। कहीं रिश्वत देनी पड़ी, कहीं दूसरे खर्चे हुए और बुलिंग के दौरान भी उसका नुकसान हुआ। लेकिन जब उसने रकम बताई तो वो इतनी छोटी थी कि सब हंस पड़े। बाकी लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक आवेदन दे दो, पैसे वापस मिल जाएंगे। उसी समय वो राजनेता जिसने ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन को बंद करने की मांग की थी, पुरानी तस्वीरें देख रहा था। उन तस्वीरों में एक फोटो उस लड़की के अंतिम संस्कार की भी थी जिसकी 2 साल पहले मौत हुई थी। उस फोटो में मंत्री और इंस्पेक्टर दोनों टूटे हुए नजर आ रहे थे। तभी हमें एक और सच्चाई पता चलती है। असल में इंस्पेक्टर की उस लड़की से सगाई हो चुकी थी। 2 साल बीत जाने के बाद भी वो उसकी मौत और उसके साथ हुए अन्याय को नहीं भुला पाया था। इसके बाद कहानी हमें 2 साल पीछे ले जाती है। एक दिन इंस्पेक्टर और उसकी मंगेतर साथ चल रहे थे। तभी उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को स्मोकिंग करते देखा। इंस्पेक्टर ने उससे कहा, इनके मामले में मत पड़ो, आजकल के स्टूडेंट्स खतरनाक होते हैं। लेकिन उसकी मंगेतर मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, क्या तुम हमेशा मेरी रक्षा करते रहोगे? अगर टीचर्स ही स्टूडेंट्स से डरने लगे तो हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद वो उन स्टूडेंट्स के पास गई। उसने उनकी सिगरेट छीन ली और उन्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इंस्पेक्टर उसे बचा नहीं पाया। उसकी क्लास के एक स्टूडेंट ने, जो हमेशा परेशानी खड़ी करता था, उसकी हत्या कर दी। जब उस स्टूडेंट का ट्रायल चल रहा था तब उसने कहा कि उसे अपने के पर पछतावा है। उसने ये भी दावा किया कि वो अपनी टीचर से सच में प्यार करता था। ये शब्द सुनकर इंस्पेक्टर का खून खौल उठा। गुस्से में वो अपनी कार लेकर उस स्टूडेंट को कुचलने निकल पड़ा, लेकिन मंत्री ने उसे रोक लिया। तभी हमें पता चलता है कि वो महिला मंत्री की बेटी थी। काफी देर बाद जब इंस्पेक्टर शांत हुआ तब मंत्री ने उससे कहा, अगर तुम उसे मार दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। फिर मंत्री ने अपना प्लान बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद वो एक नया विभाग बनाएंगे, ऐसा विभाग जो उनकी बेटी जैसे अच्छे टीचर्स को न्याय दिलाने का काम करेगा। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, अगर तुम मदद करना
चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। और यहीं से दोनों की साझेदारी शुरू हुई। अब पहली बार उन्हें एक लड़कियों के स्कूल का केस मिलता है। ये मामला एक टीचर पर लगे उत्पीड़न के आरोप से जुड़ा था। एक छात्रा ने उसका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था और उस पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद ही उस टीचर ने आत्महत्या कर ली। लेकिन जिस लड़की ने आरोप लगाए थे वो कोई साधारण स्टूडेंट नहीं थी। वो एक मशहूर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जिसके 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। बॉन मानता है कि उसे ये केस लेने में चिंता हो रही है क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा फेमस है और उन्हें किसी नई कंट्रोवर्सी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मंत्री जवाब देते हैं, हम आखिर किस बात से डरें? क्या इतना काफी नहीं कि एक बेगुनाह टीचर को डराकर मौत तक पहुंचा दिया गया? इसके बाद हमें पता चलता है कि उन्हें इतना यकीन क्यों है कि टीचर बेगुनाह था। वो मशहूर लड़की जिसका नाम यून था क्लास में अक्सर ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा लाइव स्ट्रीम करने में लगी रहती थी। एक दिन उसकी टीचर ने उसका फोन जब्त कर लिया। बदला लेने के लिए यून ने एक एडिटेड वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो में ऐसा दिखाया गया जैसे टीचर किसी दूसरी स्टूडेंट के बाल काट रही हो। वीडियो वायरल होते ही पूरा इंटरनेट टीचर के खिलाफ हो गया। जब टीचर से जवाब मांगा गया तो उसने समझाया कि वो स्टूडेंट की मदद कर रही थी, उसे धमका नहीं रही थी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सिर्फ उसके एक कॉलीग ने उसका साथ दिया। उस कॉलीग ने वादा किया कि वो यून से बात करके मामला सुलझा देगा। उसने यून को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें वीडियो एडिट करते हुए देखा था। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर टीचर को गलत दिखाया है। लेकिन यून ने सब कुछ नकार दिया। उस टीचर ने उसे सलाह दी कि वीडियो हटा दे और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करे। वो खास तौर पर हैरान था क्योंकि यून का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। उसका कभी किसी टीचर के साथ कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसमें ऐसा बदलाव क्यों आ गया। लेकिन यून सिर्फ एक ठंडी मुस्कान देती है और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस से निकलते ही वो अपने कपड़े और बाल अस्त व्यस्त कर लेती है। फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उस टीचर पर झूठा आरोप लगा देती है कि उसने उसके साथ गलत हरकत की है। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। यहाँ तक कि उस टीचर की पत्नी भी उसे फोन करके पूछती है कि क्या ये सच है। इंटरनेट यूजर्स उसकी पूरी जानकारी निकाल लेते हैं। लोगों को उसका घर, उसकी पहचान और यहाँ तक कि उसके छोटे बच्चों के स्कूल तक का पता चल जाता है। कई इन्फ्लुएंसर्स उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो लगातार वीडियो बनाते हैं और उसे बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो इंसान ये सब सह नहीं पाता और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। लेकिन क्या उसकी मौत के बाद लोगों ने उसे छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग तो उसके अंतिम संस्कार तक पहुंच गए। वो वहाँ भी कंटेंट बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उनका कहना था कि उसकी मौत से उसके कथित अपराध मिट नहीं जाते। ये सब देखकर टीचर जॉन बहुत दुखी हो जाती है। वो सीधे यून के पास जाती है और उससे सच बताने की विनती करती है। वो कहती है, ये असंभव है कि उस टीचर ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया हो। तभी यून रोने का नाटक करने लगती है। वो कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। फिर वो अपने फॉलोअर्स से कहती है, ठीक है दोस्तों, मैं एक क्लैरिफिकेशन वीडियो अपलोड कर दूंगी क्योंकि टीचर मुझे मजबूर कर रही है। ये सुनते ही जनता जॉन के खिलाफ भी हो जाती है। हालात शांत करने के लिए प्रिंसिपल यून को अपने ऑफिस में बुलाता है और पूछता है, तुम आखिर चाहती क्या हो? यून जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि जॉन हमारी क्लास की होम रूम टीचर बने, पहले वाली टीचर को की जगह। जब जॉन क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट्स तुरंत शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो यून से बदला लेने आई है। उनकी नजरों में यून अब एक बेचारी पीड़िता बन चुकी थी और ये सब सिर्फ उसकी चालाकी और मैनिपुलेशन की वजह से हुआ था। रिपोर्ट खत्म होने के बाद बॉन पूछता है कि इस मिशन में उसका क्या रोल होगा। बाकी लोग मजाक में कहते हैं, तुम लड़की बनकर स्कूल में घुस जाओ। ये सोचकर ही बॉन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसी मजाक खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बताता है कि उनकी टीम की एक महिला इस मिशन पर जाएगी। जल्द ही हमारी मुलाकात उससे होती है। उसका नाम हान है। वो थोड़ी अनाड़ी है, चलते चलते लगभग गिर ही जाती है। लेकिन फिर वो जॉन के साथ क्लास में दाखिल होती है और अपना परिचय देती है। क्लास का कोई भी स्टूडेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हमेशा की तरह यून लाइव स्ट्रीम करने में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हान पर पड़ती है वो उसे अपना नया टारगेट बना लेती है। वो अपनी दोस्त से कहती है, जाकर पूछो कि इसने प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से करवाई है। हो सके तो इसकी पुरानी फोटो भी सबको दिखा देना। ये साफ तौर पर एक ताना था। लेकिन हान बिल्कुल शांत रहती है। वो मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ जानू, मैंने सर्जरी करवाई थी, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, लेकिन तुम लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा क्लासरूम सन्न रह जाता है। इसके बाद हान सीधे यून की तरफ देखती है और कहती है, लाइव स्ट्रीम बंद करो। लेकिन यून उसे चुनौती देते हुए कहती है, खुद ही क्यों नहीं बता देती सबको। इस बार हान जवाब शब्दों से नहीं देती। वो एक जोरदार लात मारकर यून का फोन उसके हाथ से गिरा देती है। फिर फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। अचानक उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वो गुस्से से पूरी क्लास की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है बदमाशों, अब अपने सारे फोन मेरे हवाले करो। इसके बाद हान एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करके उन सभी फोनों का पता लगा लेती है जिन्हें लड़कियों ने छुपा रखा था। फिर वो अपना परिचय प्रोटेक्शन ऑफिस की सदस्य के रूप में देती है। वो पूरे स्कूल के गलियारों में सर्वेलेंस कैमरास लगवाने का आदेश देती है और नए नियम समझाती है। सबसे जरूरी नियम था, कोई भी उसकी बात नहीं टालेगा। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी टीचर्स से अपनी मुलाकात करता है। वो उनसे कहता है, अगर किसी स्टूडेंट ने आपको कभी नुकसान पहुंचाया है या परेशान किया है तो उसकी रिपोर्ट कीजिए। लेकिन प्रिंसिपल तुरंत बोल पड़ता है, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स तो फरिश्ते हैं। जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर उसकी
बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। इसके बाद हान लड़कियों को बहुत सख्त फिजिकल ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद वो इंस्पेक्टर और बॉन से मिलती है। तभी पता चलता है कि हान भी पहले इंस्पेक्टर के साथ मिलिट्री में काम कर चुकी है। ये सुनकर बॉन काफी प्रभावित होता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि शायद हान थोड़ी सनकी भी है। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी उससे कहता है स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ अलाउड है, बस उन्हें मारना मत। ये बात सुनकर बॉन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि सब ठीक रहेगा। बाद में हान उसे बताती है कि स्कूल की सबसे खतरनाक जगह कैफेटेरिया है। ब्रेक टाइम में बॉन खुद अपनी आंखों से ये देख लेता है। जैसे ही घंटी बजती है, लड़कियां अंदर घुस जाती हैं। वो डर दिखाकर जो मन करता है उठा लेती है और बिना पैसे दिए चली जाती हैं। दिन खत्म होने के बाद हान देखती है कि यून और उसकी दोस्तें बिना सफाई किए वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। जब हान उन्हें रोकती है तो यून आराम से जवाब देती है, टीचर जॉन हमारे पीछे साफ कर देंगी। ये सुनते ही हान तुरंत उसे पकड़ लेती है और सफाई करने पर मजबूर कर देती है। फिर वो कहती है जिस जगह का इस्तेमाल करो उसकी सफाई भी खुद करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे सफाई क्यों करें। काम खत्म करने के बाद हान ऑफिस पहुंचती है। वहाँ इंस्पेक्टर उसे एक नया काम देता है। वो कहता है कि लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करो और ऐसे पोस्ट ढूंढो जिनमें टीचर्स को बदनाम किया गया हो। लेकिन ये सुनते ही हान को नींद आ जाती है। वो वहीं सो जाती है और पूरा काम बॉन के सिर पर डाल देती है। अगले दिन बॉन अपनी सारी खोजबीन का प्रिंट निकाल कर ले आता है। हन सारे सबूत स्टूडेंट्स के सामने रखती है और बड़े शालीन तरीके से समझाती है, अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी बातें पोस्ट की या फैलाई तो तुम पर डेफेमेशन केस किया जाएगा। ये सुनकर लड़कियां आपस में चर्चा करने लगती हैं। फिर एक बार बात को और यून पर आ जाती है। उनमें से कई मानती हैं कि वो हमेशा से सोचती थी कि को बेगुनाह थी, लेकिन तभी अचानक यून उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अगले ही पल पूरी बातचीत बंद हो जाती है। उधर जॉन इंटरनेट पर अपने बारे में डाले गए वीडियो और तस्वीरें देख रही होती है। स्टूडेंट्स ने उसकी निजी जिंदगी की लगभग सारी जानकारी लीक कर दी थी, यहाँ तक कि उसका घर का पता भी इंटरनेट पर डाल दिया गया था। ये लगातार होने वाली हैरासमेंट उसे अंदर तक तोड़ने लगती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो स्कूल की जिंदगी से बचने के लिए एक प्राइवेट एकेडमी में नौकरी के लिए आवेदन तक कर देती है। लेकिन दुर्भाग्य से एकेडमी के डायरेक्टर ने जॉन को साफ बता दिया कि उसकी बदनाम रेप्यूटेशन पहले ही वहां तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर जॉन समझ जाती है कि यून ने उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके बाद यून अचानक जॉन के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। इतना ही नहीं, पूरी क्लास भी अचानक शांत, आज्ञाकारी और सम्मानजनक बनने का नाटक करने लगती है। ये देखकर हान तुरंत जॉन को चेतावनी देती है। वो कहती है इनकी बातों में मत आना, ये लोग सिर्फ तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जल्द ही हान का शक सही साबित हो जाता है। एक दिन यून खुद जॉन के पास आती है और एक प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि दोनों को साथ में एक लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जा सके कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके बदले में जॉन को सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा, उसे इंस्पेक्शन कमेटी की आलोचना करनी होगी। यून दावा करती है कि बाकी स्टूडेंट्स भी उस कमेटी को पसंद नहीं करते। अब जाकर जॉन को उनकी असली चाल समझ आने लगती है। वो अंदर ही अंदर उलझन में पड़ जाती है। उसी दौरान इंस्पेक्टर उससे मिलने आता है। वो उसे अपनी मंगेतर की कहानी बताता है। वो बताता है कि कैसे उसकी मंगेतर अपने ही एक स्टूडेंट की वजह से मारी गई थी। फिर हमें एक और दर्दनाक सच्चाई पता चलती है। उसकी मंगेतर लाइफ सपोर्ट पर तब तक जिंदा रखी गई थी जब तक इंस्पेक्टर मिलिट्री सर्विस से वापस नहीं लौट आया, और जब वो वापस आया तो उसकी मंगेतर ने उसकी बाहों में आखिरी सांस ली। इसके बाद इंस्पेक्टर जॉन को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। वो कहता है हम इस स्कूल में को के मामले की वजह से नहीं आए थे, असल वजह कुछ और थी। दरअसल स्कूल के कई स्टूडेंट्स ने चुपचाप मदद मांगते हुए रिपोर्ट भेजी थी। जब जॉन उन रिपोर्ट्स को पढ़ती है तो वो भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि स्कूल में अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो सच में मदद चाहते हैं। अगले दिन जॉन आखिरकार अपना फैसला सुना देती है। वो साफ शब्दों में यून से कहती है कि वो किसी भी लाइव स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्लास के सामने यून से एक सवाल का जवाब देने के लिए भी कहती है, लेकिन यून जवाब देने से मना कर देती है। तब जॉन रूलर से उसके हाथ पर मारती है। पूरा क्लासरूम हैरानी से उसे देखने लगता है। फिर जॉन सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहती है, मुझे माफ करना, अब तक मैं बहुत कमजोर रही हूँ, लेकिन अब से मैं एक टीचर की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी और तुम सबको सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। इस घटना के बाद यून का घमंड बुरी तरह टूट जाता है। वो इसे भूल नहीं पाती। जैसे ही वो एक और पोस्ट डालने वाली होती है, उसे पता चलता है कि उसका पूरा अकाउंट साफ हो रहा है। एक एक करके उसकी सारी पोस्ट्स गायब हो जाती हैं और फिर अचानक उसका पूरा हैरासमेंट वीडियो अपलोड हो जाता है। इस बार वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं थी। वो बेवकूफ लड़की खुद ही कैमरे पर एक्टिंग करती हुई रिकॉर्ड हो गई थी। इसके बाद को की बेगुनाही पूरी तरह साबित हो जाती है। अब हर तरफ लोग यून के बारे में बात करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि फेम के लिए उसने एक बेगुनाह आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना सब होने के बावजूद जॉन अभी भी उसके बारे में चिंता करती है। वो यहाँ तक कि हान को कॉल करके उसका हाल पूछती है। कुछ देर बाद जॉन के दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजा खोलते ही सामने यान खड़ी होती है। जैसे ही वो अंदर आती है, वो सीधे जॉन से कहती है, को की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुम भी बाकी टीचर्स की तरह एक हिपोक्रेट हो। अगर लोग मुझे मरते देखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर वो जॉन पर हमला कर देती है। उसी समय यून खुद बैल्कनी से गिरने ही वाली होती है। जॉन इंस्टिंक्ट से उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन इस कोशिश में जॉन खुद नीचे गिर जाती है। लेकिन आखिरी पल में
में कोई तेजी से आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे गिरने से बचा लेता है और खुद चोट खा लेता है। रही बात यून की, तो जब वो ऊपर देखती है तो उसके सामने हान खड़ी होती है। वो वही इंसान था जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी और जिसे वो कंट्रोल करना चाहती थी। हान यून की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हें जीते रहना होगा, तुम्हें अपने किए का बोझ लेकर जीना होगा और उन सभी लोगों की याद के साथ जिनको तुमने नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद हान नीचे जाती है उस हीरो को देखने के लिए जिसने जॉन को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। वो इंसान अभी भी बिल्कुल नॉर्मल हालत में घूम रहा था, बस सिर पर हल्की चोट और थोड़ा सा खून था। जॉन ये देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद शिक्षा मंत्री एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने विभाग की उपलब्धियां बताता है, लेकिन इस बार विरोधी राजनेता भी पूरी तैयारी के साथ आता है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि मंत्री उसी टीचर का पिता है जिसकी 2 साल पहले एक स्टूडेंट के हाथों हत्या हो गई थी, और ये भी सामने आता है कि चॉय उसकी मंगेतर से जुड़ा हुआ था और उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। उसका कहना था कि पूरा ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन सिर्फ बदले के लिए बनाया गया था, बदला उन स्टूडेंट्स से जो आखिर में भी सिर्फ बच्चे ही थे। ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। हन ये रिपोर्ट देखकर चॉय से पूछती है कि क्या ये सच है। वो शांत होकर जवाब देता है कि हाँ, ये सच है। हन इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और काम पर ध्यान देती है। तभी एक नया केस आता है। एक स्टूडेंट ने एक टीचर पर हमला किया था, लेकिन ये कोई आम टीचर नहीं था। वो बहुत उम्र दराज, सबका पसंदीदा और बेहद सम्मानित शिक्षक था। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो हान देखती है कि चॉय उस टीचर से बहुत खुशी से मिल रहा है। बॉन बताता है कि वो टीचर अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करता है। वो अपने काम में बेहद अच्छा था और उसने स्कूल की रैंकिंग भी काफी ऊपर पहुंचा दी थी। हन को समझ नहीं आता कि अगर वो इतना अच्छा टीचर था तो उस स्टूडेंट ने उस पर हमला क्यों किया। वो उस स्टूडेंट से सवाल करती है। वो स्टूडेंट जिसका नाम हायोन था चुपचाप बैठा रहता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। गुस्से में हान बॉन से कहती है, ये बच्चा कोई एरोगेंट फेलियर लगता है। लेकिन बॉन जवाब देता है, नहीं, ये फेलियर नहीं है, ये तो पूरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। ये सुनकर हान हैरान रह जाती है। वो वापस हायोन के पास जाती है और कहती है, तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, फिर तुमने अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद किया, और वो भी ऐसे टीचर पर हमला करके, और वो भी टीचर चॉय पर। उसी समय चॉय और वो टीचर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। चॉय पूछता है कि हायोन ने उस पर हमला क्यों किया। वो टीचर समझाता है कि हायोन उसके बनाए स्पेशल स्टडी ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन वो अक्सर क्लासेस स्किप करता था और पढ़ाई से असंतुष्ट रहता था। फिर वो उसके पेरेंट्स से मिलने गया, लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट में बहुत बिजी थे, इसलिए उसने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। लेकिन इसके बाद अचानक हान ने उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ हान हायोन से उसकी कहानी पूछती है। हायोन बताता है कि वो टीचर बिना किसी वजह के उसके घर गया था और उसके बाद उसके कोचिंग क्लासेस की फीस अचानक रुक गई थी। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे क्योंकि किसी ने उनके रेस्टोरेंट के बिल्डिंग वायोलेशंस की कंप्लेंट कर दी थी। इसी वजह से उसे प्राइवेट लेसन्स लेना शुरू करना पड़ा। चॉय ने भी ये बात नोटिस की और उससे उसके प्राइवेट ट्यूटर का नाम पूछ लिया। कुछ समय बाद वही ट्यूटर अचानक हान को बता देता है कि वो अब उसे पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वो अपनी फ्यूचर और यूनिवर्सिटी प्लान्स पर ध्यान देना चाहता है। हन के नजरिए से ये सारी बातें कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे चॉय का ही हाथ है। हन को ये कहानी पूरी तरह बिलीवेबल लगती है। गुस्से में वो सीधे चॉय के सामने पहुंच जाती है। वहाँ वो उसे देखती है कि चॉय आराम से बैठकर चियोल के वीडियोस देख रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है। हन चिल्लाकर कहती है, बस बहुत हो गया, शायद लोग सही कहते हैं तुम्हारे बारे में, शायद ये ऑफिस सच में सिर्फ स्टूडेंट से बदला लेने के लिए ही बना है। चॉय बस उसे देखता रहता है, फिर शांत आवाज में कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। उधर बॉन स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स की रैंकिंग देख रहा होता है। जैसा कि उम्मीद थी, हान पहले नंबर पर थी, लेकिन उसे एक अजीब बात दिखती है। अगले 10 स्टूडेंट्स सभी एक ही एकेडमी से थे। वो उस एकेडमी में स्टूडेंट बनकर अंडरकवर चला जाता है। स्टाफ उसे अंदर जाने से रोकता है और लगभग पकड़ ही लेता है कि वो असली स्टूडेंट नहीं है। लेकिन तभी जो वहाँ आकर उसे पहचान लेता है और ग्रीटिंग कर देता है, जिससे वो बच जाता है। फिर दोनों साथ में खाना खाने जाते हैं। उनके कुछ पुराने क्लासमेट्स भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। बॉन अपने काम को देखकर अंदर से प्राउड महसूस करता है। बाद में जब वो रिपोर्ट लिख रहा होता है, तभी उसे हान मैदान में भागती हुई दिखती है, बहुत गुस्से में। दौड़ते दौड़ते उसे अपना पुराना पास्ट याद आने लगता है। स्कूल के समय में उसके साथ भी बुलिंग हुई थी। उस समय सिर्फ एक ही इंसान ने उसकी मदद की थी, वो था चॉय। उसने उससे कहा था, बस हेल्प मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने उससे मदद की गुहार लगाई थी और उसी दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। इसी वजह से अब वो इतनी गुस्से में थी। जिस इंसान ने उसे बचाया था, वो भला विलन कैसे हो सकता है। अगले दिन उसे एहसास होता है कि वो गलत थी। वो सीधे चॉय से जाकर बात करती है। वो कहती है, सच कहें तो तुम चाहते हो कि हायोन को सजा मिले ताकि वो आने वाली एग्जाम में शामिल ना हो सके। अगर हायोन एग्जाम मिस करता है तो उसकी रैंकिंग गिर जाएगी और फिर स्टूडेंट नंबर 11 सू टॉप 10 में आ जाएगा। दूसरे नंबर से लेकर आगे सभी स्टूडेंट्स की रैंकिंग ऊपर चली जाएगी। और एक अजीब कोइंसिडेंस ये था कि वो सभी स्टूडेंट्स उसी एकेडमी से थे, यानी वो एकेडमी जो चॉय से जुड़ी हुई थी। हन आगे कहती है, योन जो तुम्हारे पुराने स्कूल की स्टूडेंट थी, उसने भी बताया था कि उसे स्कॉलरशिप मिलनी थी और इस स्कूल में आना था, लेकिन तुमने उसके फैमिली बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, उसकी पढ़ाई बिगाड़ी और इसी वजह से वो पीछे रह गई और उसकी जगह सू आ गई।
लेकिन चॉय इन सब बातों को नॉनसेंस कहकर टाल देता है। फिर वो सू की माँ से मिलने की व्यवस्था करता है। वो एक बहुत अमीर महिला निकलती है। उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती इस स्कूल में भेजा था और उसे ये पसंद नहीं था कि उसकी बेटी टॉप 10 में नहीं आ पा रही थी। चॉय उसे भरोसा दिलाता है कि अगर हायोन एग्जाम भी दे दे तो भी उसकी बेटी सही तैयारी और आंसर्स को याद करके उससे आगे निकल सकती है। इसके बदले में वो महिला उसे पूरा सपोर्ट देने का वादा करती है। स्कूल वापस आकर हान अभी भी परेशान रहती है। बोन उसे समझाता है कि उसने चॉय को गलत समझा था क्योंकि यून के अरेस्ट के बाद से ही वो ऐसा महसूस कर रही थी। असल में चॉय ने यून से बात करके समझ लिया था कि उसे टीचर्स से इतनी नफरत क्यों है। यही वजह थी कि वो इस स्कूल में आए थे। उनका असली मकसद था हायोन को चियोल से बचाना। ये सुनकर हान हैरान रह जाती है। वो पूछती है, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब उसे और ज्यादा बुरा लगता है कि उसने चॉय पर शक किया, लेकिन उससे पहले कि हालात संभलते एक बड़ा झटका लगता है। पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि पिछले मामलों में उनकी इन्वेस्टिगेशन मेथड्स और परफेक्ट टीचर चॉल के खिलाफ लगाए गए आरोप सामने आ जाते हैं। यहाँ तक कि मंत्री को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। चॉय तुरंत समझ जाता है कि ये सब चायोल और उसके सपोर्टिंग पेरेंट्स की साजिश है। उनका मकसद साफ था, उन्हें तब तक जेल में रखना जब तक एग्जाम्स खत्म न हो जाएं, ताकि वो हायोन की मदद न कर सके। मंत्री बॉन की तरफ देखता है और पूछता है, तुमने मुझसे टीम छोड़ने की बात कही थी ना? बॉन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैंने अपना माइंड बदल लिया सर, मुझे आप सब पसंद आने लगे हैं। मंत्री हल्की सांस छोड़ता है और कहता है, बस मेरी बात सुनो। इसके बाद उसने बॉन के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन कर दिए और इसी वजह से बॉन टीम का एकमात्र ऐसा मेंबर बन गया जो अभी भी आजाद था। अगले ही दिन एग्जाम्स शुरू हो गए। हान ने सू की आंसर शीट देखी। वो देखकर वो शॉक रह गई। जिस लड़की ने सपोजिटली हर आंसर याद किया था, उसने लगभग सब कुछ गलत लिखा था। ये कैसे हो सकता था? तभी उसे एक बात समझ में आती है, एग्जाम को बदल दिया गया था। वो तुरंत अगले टेस्ट को रोकने के लिए भागती है, लेकिन तभी चॉय वहाँ आ जाता है, जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ था। वो कहता है, टीचर, तुम्हारे पास एग्जाम रोकने का कोई अथॉरिटी नहीं है। वो चियोल को वहाँ से भगा देता है, लेकिन चियोल फिर से बीच में दखल देने की कोशिश करता है। तभी चॉय मुस्कुराकर कहता है, चलो सब लोग ये सुनते हैं, और वो पूरे स्कूल के सामने चियोल और सू की माँ की रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन चला देता है। इतना ही नहीं, चॉय पूरी सच्चाई भी सामने रख देता है। असल में एग्जाम को बदला नहीं गया था, सिर्फ क्वेश्चंस का ऑर्डर रीअरेंज किया गया था। सू, जो सपोजिटली टॉप 10 में आनी थी, उसे असल में सिलेबस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। वो बस लीक्ड आंसर्स को याद करके लिख रही थी। ये बिल्कुल वैसे था जैसे एग्जाम पेपर लीक स्कैंडल्स में होता है, जहां स्टूडेंट समझे बिना आंसर्स राटे मार लेते हैं। इस छोटे से बदलाव ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। असल में एग्जाम पेपर्स लीक करने वाला चायोल था और जो सीक्रेटली क्वेश्चंस को रीअरेंज कर रहा था वो बॉन था। इस क्लेवर मूव की वजह से आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। उसी समय शिक्षा मंत्री पब्लिक हियरिंग में पहुंचता है, जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। लोग उससे सवाल पूछते हैं कि क्या ये ऑफिस सिर्फ पर्सनल रिवेंज के लिए बनाया गया था? मंत्री साफ जवाब देता है, रिवेंज, अगर उससे एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता है तो ठीक है। इसके बाद वो चायोल और उन सभी पेरेंट्स को पब्लिकली एक्सपोज कर देता है जिन्होंने उसे ब्राइब किया था। उनमें से एक पेरेंट उसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था जो मंत्री के खिलाफ खड़ा था। पूरा ग्रुप बुरी तरह से बेइज्जत हो जाता है। मंत्री एक बात साफ कर देता है, उनका ऑफिस सिर्फ स्टूडेंट्स की जांच नहीं करता, वो टीचर्स को भी अकाउंटेबल बनाता है। टीचर्स का काम स्टूडेंट्स को गाइड करना है, एक्सप्लॉइट करना नहीं। उनकी सफलता और चायोल के क्राइम्स के एक्सपोज होने के बाद पब्लिक ओपिनियन उनके पक्ष में आ जाता है। हायोन खुद उन्हें थैंक करने आता है। वो बहुत इमोशनल होता है। सब उसे उसके फ्यूचर पर फोकस करने के लिए एनकरेज करते हैं। जब चियोल आखिरकार अरेस्ट हो जाता है तो चॉय उसे यून के सामने ले जाता है। वो उससे कहता है, तुम्हारी वजह से यून को प्रिजन तक जाना पड़ा। इसके बाद एक बहुत ही अनयूजुअल केस सामने आता है। इस बार मामला एक एलिमेंट्री स्कूल से जुड़ा होता है। पहले ही दिन एक टीचर अपनी माँ को मैसेज भेजकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वो अपनी माँ से कहती है कि किसी को कभी माफ मत करना और उसकी डायरी जरूर पढ़ना, लेकिन ठीक समय पर हान उसे बचा लेती है। वो प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ समझ नहीं आया ताकि टीचर की एम्बैरेसमेंट बच सके। इसके बाद हान उस टीचर और बाकी टीचर्स की साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन करती है। रिजल्ट देखकर वो उस टीचर को कुछ समय के लिए छुट्टी लेने को कहती है। वो ये भी बताती है कि उसकी माँ ने भी ऑफिस से हेल्प मांगी थी। टीचर को चिंता होती है कि उसकी एब्सेंस में उसकी क्लास का क्या होगा, लेकिन हान उसे भरोसा देती है, चिंता मत करो, तुम्हारी क्लास को संभालने वाला बहुत स्ट्रांग है। और वही नया टीचर बनकर आता है चॉय। पहली बार उसने अपने ब्लैक क्लोथ्स छोड़ दिए थे क्योंकि अब वो छोटे बच्चों के साथ काम कर रहा था, लेकिन बच्चे उसे पूरी तरह थका देते हैं। टीचर, मुझे फ्रॉक बना दो। टीचर, मुझे बाथरूम जाना है। पूरा दिन वो इधर उधर भागता रहता है। शाम को घर लौटकर वो खुद से बात करता है और अपनी मंगेतर की फोटो देखता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारा काम भी इतना मुश्किल था? असल में सच्चाई ये थी कि पिछली टीचर सन बच्चों की वजह से परेशान नहीं थी। उसे तो टीचिंग बहुत पसंद थी। अपने पहले दिन उसने बच्चों का वार्मली स्वागत किया था और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए एनकरेज किया था। एक लड़का थोड़ा शाय था तो उसने उसे प्यार से हेल्प किया। तभी उसे उस लड़के की माँ का मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि वो उसके साथ बात करते समय बहुत सावधानी रखे क्योंकि उसका बच्चा सेंसिटिव है और उसकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। सॉन ने इसे समझ लिया, लेकिन उसकी माँ यहीं नहीं रुकी। इसके बाद वो औरत हर छोटी बड़ी चीज पर लगातार कंप्लेंट्स भेजने लगी। धीरे धीरे वो पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो गई। वो सॉन के कपड़े, उसकी लाइफ और यहाँ तक कि उसके
सोशल मीडिया तक कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। एक बार तो उसने पब्लिक में उस फोटो की भी आलोचना कर दी जो सन ने अपने दोस्तों के साथ पोस्ट की थी। उसमें टेबल पर ड्रिंक्स रखी थी और उसने उस पर भी हंगामा कर दिया। जब सन आखिरकार तंग आ गई तो उसने ये प्रॉब्लम प्रिंसिपल को रिपोर्ट की, लेकिन प्रिंसिपल ने बस इतना कहा कि इंस्टाग्राम हटा दो और मैटर छोड़ दो। तो उसने ऐसा ही किया, लेकिन अफसोस उस माँ का हरासमेंट फिर भी बंद नहीं हुआ। उसने सन का फोन नंबर मांगना शुरू कर दिया। जब उसे नंबर नहीं मिला तो उसने खुद ही ढूंढ लिया और लगातार कॉल्स और मैसेजेस भेजने लगी। सन ने अब अपना ध्यान उस बच्चे पर ज्यादा लगाने की कोशिश की। उसने उसे खुश रखने के लिए एक स्पेशल रूम तक बना दिया, लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। एक दिन खेलते समय एक और बच्चा गलती से उससे टकरा गया। बच्चे ने गुस्से में उस दूसरे बच्चे की आंख पर मुक्का मार दिया। इसके बावजूद उसकी माँ ने कहा कि उसका बेटा माफी नहीं मांगेगा क्योंकि वो तो विक्टिम है। दूसरे बच्चे के पेरेंट्स पहले तो मामला शांत करने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने ये एटीट्यूड सुना तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वो बोले, मेरे बेटे की आंख परमानेंट डैमेज हो सकती थी। माँ ने आराम से जवाब दिया, ठीक है, चलो स्कूल वायलेंस हियरिंग करते हैं और देखते हैं कौन गलत है। जब हियरिंग में तय हुआ कि उसका बेटा ही रिस्पॉन्सिबल है तो वो औरत सीधे सन के घर पहुंच गई और उसे धमकाने लगी। हैरासमेंट और बढ़ता गया। कुछ समय बाद उस बच्चे का फादर स्कूल आ गया। वो बहुत बड़ा और डरावना इंसान था। उसने सन को धक्का दिया। अब उसकी जिंदगी एक नाइटमेयर बन चुकी थी। आखिरकार सन ने उस माँ के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी, लेकिन माँ ने तुरंत काउंटर कंप्लेंट कर दी जिसमें कहा गया कि सन उसके बेटे को साइकोलॉजिकली अब्यूज कर रही है। सन ने पूछा, अगर मैं इनोसेंट साबित हो गई तो तुम क्या करोगी? औरत ने शांत होकर जवाब दिया, मैं माफी मांग लूंगी, यही लॉ है। महीनों तक सन इन्वेस्टिगेशन में फंसी रही। जब वो फाइनली इनोसेंट साबित हुई तब किसी को फर्क नहीं पड़ा। माँ ने इतने महीने में उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह खराब कर दी थी। स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि सन को गंभीर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई और उसके चेहरे का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया। जब चॉय को ये सब पता चला तो उसने उस माँ से सीधे निपटने का फैसला किया। सबसे पहले उसने उसके बेटे को क्लास में एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा। वो औरत तुरंत वहाँ आ गई और उसे डांटने लगी कि उसने उसके बेटे को सबके सामने एम्बैरेस किया, जबकि बच्चा सही जवाब दे चुका था। चॉय ने बहुत कामली सिचुएशन को ट्विस्ट कर दिया। वो बहुत पोलाइट और जेंटल तरीके से बात कर रहा था, बिल्कुल उसके उलट। उस औरत के लिए वो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। अब चॉय लगातार उसे कॉल करने लगा, कभी किसी जरूरी काम के लिए, कभी बिना किसी वजह के। एक दिन उसने लगातार 4 बार कॉल किया सिर्फ ये पूछने के लिए कि वो अपने बेटे को सुबह कैसे उठाती है। गुस्से में वो औरत सीधे उससे भिड़ गई और अपने हस्बैंड की धमकी देने लगी। वो बोली, बस तुम्हें पता हो मेरा हस्बैंड बहुत गुस्से वाला है। तभी चॉय ने मामला और बढ़ा दिया। वो सीधे उसके हस्बैंड के वर्क प्लेस पर पहुंच गया और खुद को हेल्पलेस विक्टिम की तरह पेश करने लगा। वो बार बार माफी मांगता रहा और गिड़गिड़ाता रहा। ये सीन देखकर उस आदमी को इतना एम्बैरेसमेंट हुआ कि वो लगभग उसे मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही चॉय ने उसे पहले मार दिया। वो बोला, ये क्या नॉनसेंस है कि तुम्हारा हस्बैंड गुस्से में है? हर बार जब तुम्हारी वाइफ ये बोलती है तो क्या हमें डर जाना चाहिए? चाहे वो गुस्से में हो या एक्सप्लोड कर रहा हो, हमारा क्या लेना देना? ये सुनकर हस्बैंड अपनी वाइफ पर ही भड़क गया। गुस्से में जलती हुई वो औरत प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन इस बार प्रिंसिपल ने सीधा जवाब दिया, क्या तुम्हारा बेटा ही सिर्फ परिवार रखता है? मेरे टीचर्स के भी परिवार हैं, उनकी भी परवाह होती है। औरत तंज कसते हुए बोली, तो अब तुम सब खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगे हो। अब उसने बाकी पेरेंट्स को इकट्ठा करने और पूरे स्कूल के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया। लेकिन जब वो मीटिंग में पहुंची तो वहां पहले से ही चॉय मौजूद था। उसने सबको पूरी सच्चाई बता दी थी। इतना ही नहीं, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कर दी थी, खासकर इस बात पर कि उसने अपने बेटे को जबरदस्ती घर से खींच कर लाया और क्लास के सामने उसे अपमानित किया। वो गुस्से में पूछती है, अगर मैं इनोसेंट साबित हो गई तो तुम क्या करोगे? चॉय हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, मैं माफी मांग लूंगा, यही तो लॉ है ना? इसके कुछ समय बाद उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह गिर जाती है। लोग उसके बारे में कहने लगते हैं कि यही वही औरत है जिसने अपनी एक्सट्रीम हरकतों से सन को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में डाल दिया था। गुस्से से भरी हुई वो औरत सन को ढूंढने निकल पड़ती है। वो देखती है कि सन उसके घर से भागकर स्कूल की तरफ जा रही है और वो उसका पीछा करती है। तभी अचानक चॉय उसके सामने आ जाता है। पहली बार वो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है और फिर कहता है कि उसने जो कुछ भी सॉन के साथ किया है उसका हिसाब उसे देना ही होगा। औरत तुरंत जवाब देती है कि उसकी वजह से उसका बेटा भी कभी माफ नहीं किया जाएगा। तभी चॉय उसे सच्चाई दिखाता है। असल में उसका बेटा सन का बहुत रिस्पेक्ट करता था और उससे जेन्युइनली जुड़ा हुआ था। उसने ही सन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। इसी वजह से वो अपने घर से भागकर स्कूल तक पहुंची थी। जब दोनों मिलते हैं तो लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। वो सिंसियरली सन से माफी मांगता है कि उसकी माँ की वजह से उसे बिना किसी गलती के इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। अब चॉय उस औरत की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर सेल्फिश बने, सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपनी गलतियां कभी एक्सेप्ट न करे और कभी माफी न मांगे, तो उसे बिल्कुल वैसे ही पालो जैसे अभी तुम उसे पाल रही हो। इसे चाहो तो पॉजिटिव पेरेंटिंग भी कह सकती हो। ये बातें उस औरत को अंदर तक हिला देती हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि वो अदालत में खड़ी है जहां प्रोसिक्यूटर उसके खिलाफ किए गए सारे क्राइम्स गिना रहा है, थ्रेट्स, स्टॉकिंग, हैरेसमेंट और डेफेमेशन। लेकिन क्योंकि सन एक टीचर थी और वो औरत एक पेरेंट, इसलिए कानून ने उसे जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन दे दिया था, जो एक नॉर्मल विक्टिम के साथ नहीं होता। यहीं जाकर उसे पहली बार अपने की
गंभीरता समझ में आती है। उधर शिक्षा मंत्री एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस बार वो अनाउंस करता है कि मिनिस्ट्री अब टीचर्स को पेरेंट्स की अब्यूज और मिसयूज से बचाने के लिए और सख्त कानून बनाने पर काम करेगी। वो पब्लिक रूप से उन सभी टीचर्स से माफी मांगता है जिन्होंने ऐसी सिचुएशंस झेली थी। कई लोग बहुत इमोशनली रिएक्ट करते हैं, खासकर जब उन्हें उसकी बेटी की कहानी पता चलती है। दूसरी तरफ चॉय अकेले घर में बैठा अपनी मंगेतर की डायरी पढ़ रहा होता है। पन्ने पलटते हुए उसे एक एंट्री मिलती है जो उसने नए स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद लिखी थी। उसमें लिखा था कि उसका पूरा ध्यान एक खास स्टूडेंट पर चला गया है जिसका नाम चो है। दुर्भाग्य से वही स्टूडेंट बाद में उसका हत्यारा बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, चॉय अभी तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया है। वो फिर से उसका केस फाइल देख रहा होता है। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वो उससे स्कूल में मिलने गई थी, जहां चो ने उस पर सिजर से हमला किया और उसकी मौत हो गई। उस दर्दनाक याद से खुद को दूर रखने के लिए मिनिस्टर उससे मिलने आता है। वो चॉय को समझाता है, अगर ये काम पर्सनल हो गया तो ये जस्टिस नहीं रहेगा, ये बस रिवेंज बन जाएगा और वो सही नहीं है। चॉय उसे भरोसा देता है कि वो खुद को कंट्रोल करेगा। इसके बाद वो फिर से अपनी टीम के साथ जुड़ जाता है। वो सब कहीं जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें कुछ टीनेजर्स एक कार चुराते हुए दिखते हैं। उस गाड़ी के अंदर एक लड़की भी थी जिसके हाथ बंधे हुए थे। ये देखकर टीम तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टीनेजर्स घबरा जाते हैं और तेज रफ्तार में भाग निकलते हैं। इसके बाद एक खतरनाक हाई स्पीड चेस शुरू हो जाती है। भागते हुए वो बच्चे लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और रास्ते में एक के बाद एक हादसे करवाते जाते हैं। आखिरकार हान अपनी सूझबूझ से उनकी गाड़ी के सामने एक व्हील फेंक देती है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रुक जाती है। जब चॉय उनके पास पहुंचता है तो वो टीनेजर्स मुस्कुराने लगते हैं। वो घमंड से कहते हैं, हम जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं, क्या कर लोगे हमारा, हम तो सिर्फ 14 साल के हैं। वो ये बात ऐसे बोल रहे थे जैसे कानून उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जब पुलिस पहुंचती है और उनका टीचर उन्हें लेने आता है, तब टीम को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। इन लड़कों के खिलाफ पहले भी कई रिपोर्ट्स दर्ज हो चुकी थी, लेकिन ये बच्चे कानून को बहुत अच्छी तरह जानते थे और हर बार उसका फायदा उठा लेते थे। कुछ देर बाद मंत्री भी वहां पहुंच जाता है। वो टीम का मजाक उड़ाने ही वाला होता है कि तभी सबकी नजर बाहर जाती है। वही लड़के उसकी कार को नुकसान पहुंचा रहे थे और फिर हंसते हुए भाग जाते हैं। ये देखकर मंत्री कहता है, ठीक है दोस्तों, अब इनके स्कूल चलते हैं, और इसी के साथ जांच शुरू हो जाती है। सबसे पहले चॉय उन लड़कों को पिछले दिन की हरकत के लिए अपॉलॉजी लेटर्स लिखने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हान उनके क्लासमेट से पूछताछ करती है। वो उनके बारे में ज्यादा जानना चाहती थी, लेकिन सभी बच्चे डरे हुए थे, कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता था। फिर हान और बॉन उस लड़की पर ध्यान देते हैं जिसे चुराई हुई कार में किडनैप किया गया था। उन्हें लगता है कि शायद वही कुछ जानती हो। जब वो स्कूल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि लड़की की अटेंडेंस लगी हुई है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब साफ था, वो स्कूल आई थी और किसी ने उसे कहीं छिपा रखा था। बॉन स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालना शुरू करता है। आखिरकार उसे कुछ फोटोज मिलती हैं जिनमें वो लड़के एक बंद स्टोरेज लॉकर के पास खड़े दिखाई देते हैं। टीम तुरंत वहां पहुंचती है और अफसोस, उनका शक सही निकलता है। वो लड़की उसी लॉकर के अंदर बंद थी। उसे तुरंत क्लिनिक ले जाया जाता है। वहां वो आखिरकार पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एक दिन उसने थोड़ा वेट कम करने का फैसला किया। तभी उन लड़कों में से एक ने उसे कुछ पिल्स दी। उसने कहा कि फेमस आइडल्स भी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। लड़की ने पिल्स लेना शुरू किया और उसे उनका असर अच्छा लगा। इसके बाद वो बार बार उनसे पिल्स खरीदने लगी। धीरे धीरे लड़के ने उनकी कीमत बढ़ानी शुरू कर दी। एक समय ऐसा आया जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन तब तक उसे उन पिल्स की आदत पड़ चुकी थी। तब लड़के ने उसे एक रास्ता दिया। उसने कहा कि अगर वो उसके लिए काम करे तो उसे पिल्स मिलती रहेंगी। धीरे धीरे उसने उस लड़की से दूसरे लोगों को भी पिल्स बेचवानी शुरू कर दी। जब भी वो छोड़ने की कोशिश करती, वो लड़के उसे पीटते थे। आखिरकार उन्होंने उसे उसी स्टोरेज कैबिनेट में बंद कर दिया। मजबूर होकर लड़की ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अगले ही दिन वो रिहा हो गए। बाहर आते ही वो फिर उसे परेशान करने लगे और हंसते हुए बोले, हम 14 साल के हैं, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में उन्हें सिर्फ वार्निंग मिली थी और कुछ नहीं। इसी वजह से उनका घमंड आसमान छू रहा था। बाद में जब चॉय उनसे माफी मांगने को कहता है तो वो साफ मना कर देते हैं। तब हान बताती है कि ये कोई साधारण बदमाश नहीं है, ये ड्रग डीलर्स हैं। लेकिन लड़के फिर भी हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, कानून हमें माफ कर देगा, बड़े होने पर रुक जाएंगे, या फिर अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये सुनकर चॉय मुस्कुरा देता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो उन सभी लड़कों को पकड़कर एक व्हीकल में डाल देता है। फिर उन्हें सीधे प्रिजन लेकर जाता है। लड़कों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन मंत्री पहले ही प्रिजन डायरेक्टर से बात कर चुका था, इसलिए उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। जेल के अंदर कदम रखते ही उनकी हालत खराब हो जाती है। जो लड़के कुछ देर पहले तक अकड़ दिखा रहे थे, अब बाहर निकलने की भीख मांगने लगते हैं। तभी हान शांत आवाज में कहती है, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लड़कों को लगता है कि उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए वो जीत जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह गलत थे। कुछ ही सेकंड में हान उन सभी को धूल चटा देती है। इसके बाद अगर वो क्लास में ध्यान नहीं देते तो उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी बॉन संभालता है और जरूरत पड़ने पर हान उन्हें अपने तरीके से मोटिवेट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनका घमंड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक दिन कैफेटेरिया में चॉय उन लड़कों के पास आता है और ताना मारते हुए कहता है, क्या हुआ, अब वो हम माइनर हैं वाला बहाना इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके बाद
वो उन्हें लाइन के सबसे पीछे भेज देता है। जेल का नियम साफ था, सबसे पहले रेगुलर इनमेट्स खाना खाते थे और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे अच्छा खाना भी वही लोग ले जाते थे। धीरे धीरे कैदी उन लड़कों को मजाक और एंटरटेनमेंट की तरह देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उन टीनेजर्स को बर्तन धोने का काम दे दिया जाता है। अब उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। तभी एक दूसरा इनमेट प्लेटों का ढेर लेकर वहां आता है। अचानक लड़कों में से एक उसे मुक्का मार देता है। जब चॉय उसे सजा देने आता है तो हैरानी की बात होती है, वो इनमेट खुद उस लड़के का बचाव करने लगता है। उसकी ये हरकत देखकर चॉय भी हैरान रह जाता है। बाद में वो लड़कों को उस आदमी की कहानी बताता है। वो भी कभी एक स्टूडेंट था, लेकिन उसे इतने भयानक तरीके से बुली किया गया था कि एक दिन उसका सब्र टूट गया और उसने उन सभी लोगों को मार डाला जो उसे सालों से परेशान कर रहे थे। ये सुनते ही लड़के चौंक जाते हैं। उन्हें ये कहानी याद थी, उन्होंने इसे पहले न्यूज में देखा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इनफेमस बुली किलर था। उस पल से वो सभी उससे डरने लगते हैं। एक दिन लड़कों में से एक देखता है कि बुली किलर चुपके से एक स्पून छिपा रहा है। उसे तुरंत लगता है कि वो उसी स्पून से उसका खून करने वाला है। कुछ देर बाद जेल स्टाफ को पता चलता है कि एक स्पून गायब है। पूछताछ होने पर बुली किलर खुद मान लेता है कि स्पून उसके पास है। उसकी तलाशी ली जाती है लेकिन स्पून कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक स्पून सामने आ जाता है। ये देखकर वो डरा हुआ टीनेजर पूरी तरह घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। बेचारा लड़का डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ जेल के बाहर जुवेनाइल ऑफेंडर्स के पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑफिस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। मंत्री खुद उनके सामने आता है और कहता है, हाँ, आपको ये सब बहुत कठोर लग रहा होगा, आखिर आपके बच्चे तो फरिश्ते हैं, है ना? इसके बाद वो सभी पेरेंट्स को अगले दिन स्कूल आने का निमंत्रण देता है। अगले दिन जब पेरेंट्स पहुंचते हैं तो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन खुशी के साथ साथ वो मंत्री पर बरस पड़ते हैं। हमारे बच्चे इतने छोटे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मंत्री शांत आवाज में पूछता है, छोटे हैं? किस बात के लिए छोटे हैं? फिर वो उन पिल्स को दिखाता है जो उनके बच्चे बेच रहे थे। पेरेंट्स तुरंत कहते हैं, ये तो सिर्फ डाइट सप्लीमेंट्स हैं। ये सुनते ही चॉय बिना एक पल गंवाए एक पेरेंट को वही पिल निगलने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन पेरेंट तुरंत उसे थूक देता है। अब वो पिल्स उतनी बेगुनाह नहीं लग रही थी। इसके बाद मंत्री एक और पैकेट निकालता है। इस बार उसके अंदर असली ड्रग्स थी। दोनों पैकेट्स की पैकिंग लगभग एक जैसी थी। मंत्री समझाता है कि उनके बच्चे इलीगल ड्रग्स बेच रहे थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये ड्रग्स लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। फिर वो पेरेंट्स से पूछता है, अगर आपके बच्चे सिर्फ इसलिए प्रोटेक्शन के हकदार हैं क्योंकि वो माइनर्स हैं, तो उन बच्चों का क्या जिन्होंने इनके कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली? वो भी तो माइनर्स हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं जो उनसे प्यार करते हैं। ये सुनकर पेरेंट्स रोने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं, लेकिन टीम उनसे कहती है, हमसे माफी मत मांगो, उस लड़की से माफी मांगो जिसकी जिंदगी तुम लोगों के बच्चों ने बर्बाद कर दी। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ आती है, लेकिन वो साफ कह देती है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनते ही लड़के भड़क जाते हैं। उनका लीडर तुरंत लड़की की तरफ दौड़ता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माइनर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसी पल हान उसे एक ही वार में जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर मंत्री फैसला सुनाता है, इन सबको वापस जेल ले जाओ, इनमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। उनके पेरेंट्स वहीं खड़े खड़े रोने लगते हैं। जब लड़के वापस जेल पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर बुली किलर पर पड़ती है। इस बार उनका डर पहले से कहीं ज्यादा था, खासकर उनके लीडर का। पहली बार उसे अपनी विक्टिम की वो बात याद आती है। उसने कहा था कि उसने उसकी स्कूल लाइफ को एक जीता जागता नरक बना दिया है और अब आखिरकार उसे समझ आने लगा था कि वो दर्द कैसा होता है। हालांकि बुली किलर अब बदल चुका था। वो चॉय की मदद करता है, लेकिन लड़कों को कभी सच में नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ उन्हें डराता है। बाद में चॉय उसका धन्यवाद करता है। इस पर बुली किलर मुस्कुराकर कहता है, मुझे नहीं, तुम्हें धन्यवाद मिलना चाहिए। तुम जो कर रहे हो उसकी वजह से शायद भविष्य में मेरे जैसे लोग कम बनेंगे। कुछ समय बाद जुवेनाइल ऑफेंडर्स में से एक लड़के के पास जेल का एक दूसरा इनमेट आता है। वो आराम से पूछता है, तुम उस ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को जानते हो ना, जो ये पिल्स सप्लाई करता है? लड़का जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। ये सुनकर इनमेट मुस्कुराता है, फिर कहता है, बहुत अच्छा, हमारे बॉस को पसंद नहीं कि कोई उसके बारे में ज्यादा जाने। और तभी वो अचानक एक नाइफ निकालता है और सीधे उस लड़के पर हमला कर देता है। चॉय तुरंत उस लड़के को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एक दूसरा इनमेट बीच में कूद जाता है और चाकू का वार अपने हाथ पर झेल लेता है। और जब सब उसकी तरफ देखते हैं तो चॉय की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि चो था। वही चो जिसने 2 साल पहले चॉय की मंगेतर गयोन की हत्या की थी। उसे दोबारा देखकर चॉय अंदर तक हिल जाता है, फिर भी वो वहीं रुका रहता है जब तक चो का इलाज पूरा नहीं हो जाता। इलाज के बाद चो उसके पास आता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और माफी मांगने लगता है। वो कहता है, गयोन ही एकमात्र इंसान थी जिसने मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार किया था। वो अकेली थी जिसने मुझे समझा था और वो अकेली थी जिससे मैंने सच में प्यार किया था। ये बातें सुनकर चॉय और ज्यादा नहीं सुन पाता। वो चुपचाप मुड़ता है और वहां से चला जाता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि सच्चाई सामने आ जाती है। चो शुरू से ही नाटक कर रहा था और ठीक जब लगने लगा था कि शायद उस पर थोड़ा तरस आ जाए, तभी मंत्री चॉय से बात करता है। वो कहता है, उसे दोबारा देखकर तुम्हारा परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम अब सिर्फ गयोन के मंगेतर नहीं हो, तुम प्रोटेक्शन ऑफिस के इंस्पेक्टर हो। कुछ समय बाद टीम वापस हेडक्वार्टर्स लौटती है। वहाँ उन्हें एक बेहद थका हुआ आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ
हाथों में फाइलों और डॉक्यूमेंट्स का ढेर था। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। फिर वो अपनी कहानी बताता है। उसके पास अचानक लोगों के फोन आने शुरू हो गए थे। सब लोग कह रहे थे कि उसका बेटा उनका बहुत सारा पैसा उधार लिए बैठा है। शुरुआत में उसे और उसकी पत्नी को लगा कि रकम छोटी होगी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि कर्ज बढ़कर 8 करोड़ 50 लाख वॉन तक पहुंच चुका है। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपनी लगभग सारी चीजें बेच दी। वो अपने बेटे से बार बार जुआ छोड़ने की गुहार लगाते रहे। उन्हें लगता था कि ये सब एक गेम की वजह से हो रहा है। इसके बाद उन्होंने उसका स्मार्टफोन भी छीन लिया और उसकी जगह एक साधारण बटन फोन दे दिया। लेकिन किसी ने उसे फिर से टच स्क्रीन फोन दे दिया और लड़का दोबारा गैम्बलिंग में डूब गया। कुछ समय बाद डेट कलेक्टर्स उसके पिता के वर्क प्लेस तक पहुंच गए। उन्होंने सबके सामने उसकी पिटाई कर दी। बेबस होकर उसने अपने मैनेजर से इस्तीफा स्वीकार करने की विनती की, कम से कम रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी कर्ज बढ़ता ही गया। उसका बेटा जुआ खेलना नहीं छोड़ रहा था। फिर एक दिन लड़का अचानक गायब हो गया। पीछे सिर्फ एक मैसेज छोड़ गया। उसमें लिखा था कि अब वो अपने पेरेंट्स का सामना नहीं कर सकता। उस आदमी ने महीनों तक सबूत इकट्ठा किए, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब प्रोटेक्शन ऑफिस ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसकी कहानी सुनकर पूरी टीम भावुक हो जाती है और बिना देर किए जांच शुरू कर देती है। बॉन एक नए स्टूडेंट का भेष बनाकर उस लड़के के स्कूल में घुस जाता है। उसके चश्मे में लगे हिडन कैमरा से सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी। जल्द ही उसे पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट अचानक 10 लाख वॉन जीत जाता है। खुश होकर वो अपने दोस्तों को ट्रीट देने का फैसला करता है। बॉन भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वो स्टूडेंट उसके सामने गेम खेलता है और बार बार जीतता रहता है। जब बॉन पूछता है, ये गैम्बलिंग तो नहीं है, तो स्टूडेंट तुरंत जवाब देता है, गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं, हम तो बस एक गेम खेल रहे हैं। बाद में बॉन रिपोर्ट देता है कि यही इस सिस्टम की असली चाल है। पहले लोगों को आसानी से जिताया जाता है ताकि वो लालच में फंस जाएं। इसके बाद बॉन खुद भी वो गेम डाउनलोड करता है। गेम शुरू करते ही उसे रजिस्ट्रेशन बोनस के तौर पर 50,000 वॉन मिलते हैं। ये सुनकर चॉय कहता है, गैम्बलिंग खासकर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए खतरनाक होती है, जो अपनी गणित पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर वो मुस्कुरा कर कहता है, परफेक्ट, अब खेलो और हमें दिखाओ। बॉन गेम खेलना शुरू करता है। शुरुआत में वो जीतता है और जैसा अक्सर होता है, लालच धीरे धीरे हावी होने लगता है। वो दांव बढ़ाता जाता है, लेकिन फिर हारना शुरू कर देता है। पूरी रात वो गेम खेलता रहता है और अगली सुबह तक उसकी हालत एक एडिक्ट जैसी हो जाती है। स्टूडेंट्स तुरंत समझ जाते हैं कि वो जाल में फंस चुका है। वो कहते हैं, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम उधार दे सकते हैं, बस कोलैटरल के तौर पर अपनी माँ का फोन नंबर दे दो। बॉन हामी भर देता है। वो उसे 10 लाख वॉन का लोन देते हैं, लेकिन हाथ में सिर्फ 8 लाख वॉन ही पकड़ाते हैं। फिर बताते हैं कि इस लोन पर हर दिन 10% इंटरेस्ट लगेगा। हिसाब लगाते ही बॉन की आंखें फटी रह जाती हैं। इस रेट पर तो वो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स बस कंधे उचकाते हैं। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद वो उसी नंबर पर फोन करते हैं जो बॉन ने दिया था। उन्हें क्या पता था कि दूसरी तरफ उसकी माँ नहीं बल्कि हान बैठी थी और वो उसकी माँ बनकर बात करने वाली थी। हन जानबूझकर उन लोगों के कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करती रहती है। ये देखकर स्टूडेंट्स एक नतीजे पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि बॉन की फैमिली को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। इसी वजह से वो उसे अपने ग्रुप से निकालने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ चॉय हान को आदेश देता है कि वो बॉन पर लगातार नजर रखे। हन ऐसा करती भी है, लेकिन तभी उसे भूख लग जाती है। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए बाहर जाती है, उसी पल बॉन गायब हो जाता है। एक काली गाड़ी वहां पहुंचती है और उसे किडनैप करके ले जाती है। उस गाड़ी के अंदर पहले से ही कई दूसरे टीनेजर्स मौजूद थे। सबसे पहले उनसे उनके फोन्स छीन लिए जाते हैं, लेकिन किस्मत से बॉन बड़ी चालाकी दिखाता है। किसी की नजर पड़ने से पहले ही वो अपना फोन खिड़की से बाहर गिरा देता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि ये गैंग बच्चों से चोरी और दूसरे क्राइम्स करवाता है। अब वो चाहते थे कि बॉन भी उनके लिए काम करे, लेकिन बॉन साफ मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो दूसरे बच्चों को भी चोरी करने से रोकने की कोशिश करता है। यही वजह बन जाती है उसकी मुसीबत की। उसे पनिशमेंट देने के लिए गैंग के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। उधर पूरी टीम उसे ढूंढने में लगी हुई थी। हान खुद को बहुत दोषी मान रही थी, लेकिन चॉय उसे दिलासा देता है। वो कहता है, हम उसे ढूंढ लेंगे। गैंग के हाइडआउट में बॉन को मैसेजिंग टीम में डाल दिया जाता है। उनका काम था रैंडम नंबर्स पर मैसेजेस भेजना और लोगों को गैम्बलिंग गेम में फंसाना। बॉन कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपनी टीम को मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन एक दूसरा लड़का उसे चुपके से चेतावनी देता है। वो कहता है, सावधान रहो, यहाँ हर चीज पर नजर रखी जा रही है। फिर भी गैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। बाद में हालात और खराब हो जाते हैं। एक रात सोते समय बॉन से गलती से बिस्तर गीला हो जाता है। अब गैंग वाले उसे फिर से पीटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार बॉन खुद को बचा लेता है। वो दावा करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का खराब सर्वर वो ठीक कर सकता है। ये सुनकर गैंग वालों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। अब सजा देने के बजाय वो उसे काम पर लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे सीधे गैंग लीडर के सामने ले जाया जाता है। लीडर उसके गले पर नाइफ रखकर कहता है, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी एक आंख निकाल लूंगा। अब बॉन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बैठ जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। जब उसका प्लान सफल हो जाता है तो गैंग वाले अचानक उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। उधर उसकी टीम को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जिस गाड़ी में उसे ले जाया गया था वो चोरी की थी और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। आखिरकार वो हान नाम के उस लड़के को पकड़ते हैं जो बच्चों को गेम में फंसाने का काम करता था। वो उससे
गेम के लोगों के बारे में पूछते हैं। जैसे ही वो लोगों की तरफ इशारा करता है, सबको एक बड़ी बात समझ आती है। बीबियन ने बहुत होशियारी दिखाई थी। उसने उसी लोगों के जरिए अपनी टीम को एक सीक्रेट मैसेज भेजा था, जिसमें उसने अपनी लोकेशन छिपा दी थी। टीम तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन जगह पूरी तरह खाली मिलती है। तभी चॉय को एक अंदाजा होता है। वो कहता है शायद बॉन ने ये जगह वहां से देखी हो जहां उसे बंद रखा गया है। इसके बाद वो सामने वाली बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और सच में यही सही जगह निकलती है। हान गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो सीधे गैंग के हाइडआउट में घुस जाती है और चिल्लाकर पूछती है वो कहाँ है। एक लड़का है, थोड़ा बेवकूफ लगता है, थोड़ा केयरलेस भी है, लेकिन उसकी आंखें छोटी हैं और वो हैंडसम है। चारों तरफ लड़ाई चल रही थी, लेकिन चॉय को बस एक ही बात सुनाई देती है। वो हैरानी से पूछता है ये हैंडसम लड़का कौन है। हन उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देती है और वहाँ मौजूद हर इंसान से पूछताछ शुरू कर देती है। आखिरकार सारे मिसिंग बच्चे सामने आ जाते हैं और उनके बीच बॉन भी मौजूद था। व्यू से देखते ही हान भागकर उसके पास पहुंचती है और यकीन करती है कि वो सुरक्षित है। तभी चॉय कहता है तुम दोनों की रियूनियन बाद में कर लेना, वी मैं बॉस के पीछे जा रहा हूँ। असल में बॉन पहले ही बॉस की लोकेशन बता चुका था। जब चॉय वहाँ पहुँचता है तो उसे सिर्फ गैंग मेंबर्स मिलते हैं। उनकी पिटाई करके वो सारी जानकारी निकलवा लेता है। तब उसे पता चलता है कि बॉस भाग चुका है। चॉय तुरंत उसके पीछे निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है। दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी घुटनों के बल बैठ जाता है और रहम की भीख मांगने लगता है। तभी चॉय मुस्कुराकर कहता है चलो रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। हर राउंड में चॉय आसानी से जीत जाता है, क्योंकि उस आदमी की टूटी हुई उंगलियां ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। फिर चॉय उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुमने उन बच्चों के साथ भी यही किया था, उनसे उनका परिवार छीन लिया, उनकी पढ़ाई छीन ली और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर वो उसे फिर एक जोरदार वार मारता है। उधर हान और बॉन जे को बचा लेते हैं। वही लड़का जिसने पहले उन्हें बताया था कि गैंग हर चीज पर नजर रख रहा है। बाद में उन्हें पता चलता है कि जे दरअसल उसी आदमी का बेटा था जो सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिस से मदद मांगने आया था। कुछ समय बाद वो पिता टीम का धन्यवाद करता है और मंत्री से कहता है मुझे डर है कि मेरा बेटा फिर से गलत रास्ते पर न चला जाए। मंत्री मुस्कुराकर जवाब देता है इस बार आप अकेले नहीं हैं, हम भी उसकी जिम्मेदारी उठाने में आपकी मदद करेंगे। उसी समय चॉय उस लड़के से एक और कड़वी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही सीक्रेटली गैंग के साथ मिला हुआ था और उसी ने जानबूझकर उसे गैम्बलिंग गेम की दुनिया में